नमस्कार दोस्तों, लर्न विद आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीमांकक वह व्यक्ति होता है जो बीमा अभिकर्ता के रूप में काम करता है, बीमादार कोई हुई हानि को प्रमाणित करता है, बीमा दावे से दावों की लेखा परीक्षा करता है, या किसी बीमा व्यवसाय के निवल यानी नेट देयता का अभिकलन करता है। तो देखिए, बीमांकक का मतलब होता है जो व्यक्ति बीमा करे। दूसरे शब्दों में, बीमाकर्ता का आशय उस व्यक्ति या संस्था से है जो किसी दूसरे व्यक्ति के जोखिमों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। बीमा कानूनी अनुबंध से बाध्य होता है और आपात स्थिति में बीमा कंपनी पॉलिसी धारक के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। किसी बीमा व्यवसाय की निवल देयता का अभिकलन करने वाला व्यक्ति बीमांकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे अग्नि बीमा पॉलिसी की बात की है, लेकिन वास्तव में कोई भी पॉलिसी यदि एक से ज़्यादा ली गई है जीवन बीमा को छोड़कर, तो उसे दोहरा बीमा कहा जाता है। ठीक है ना। जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी ले ली जाती है तो इसे दोहरा बीमा कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है, पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। ठीक है ना। ये डबल इंश्योरेंस दोहरा बीमा हुआ और री इंश्योरेंस जो है पुनर्बीमा कहा जाता है। तो पुनर्बीमा में क्या होता है, पुनर्बीमा में किसी वस्तु या जीवन का एक ही बीमादाता से बीमा कराया जाता है और वह संपूर्ण जोखिम अथवा उसका एक अंग किसी अन्य बीमादाता को हस्तांतरित कर देता है। मतलब इसमें इंश्योरेंस कंपनी अपनी ओर से किसी और की सहायता लेकर बीमा करती है। पुनर्बीमा में इंश्योरेंस कंपनी अपने दायित्व को कम करने के लिए किसी अन्य बीमाकर्ता की मदद लेकर बीमा करती है, तो उसे पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस कहा जाता है। और जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग बीमा कंपनी से दो अलग अलग पॉलिसी ले लेता है तो इसे दोहरा बीमा यानी डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। उम्मीद है आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, आपको मिलान करना है कि कौन सी चीज़ सही तरीके से मिलान की हुई नहीं है। तो देखिए, सिंकिंग कोस्ट जो है ये जीवन बीमा पॉलिसी में बनाया जाता है, इसलिए ये जोड़ा तो सही है। प्रभावी क्षति अग्नि बीमा पॉलिसी से रिलेटेड है, ये सही है। पुनः स्थापन समुद्री बीमा पॉलिसी से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए ये जोड़ा गलत है। और श्रमिक की बीमारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा होता है, यानी ये जोड़ा भी सही है। तो गलत है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए यहाँ पे यही पूछा है, जो जोड़ा सही नहीं है यानी जो गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनः स्थापन सामुद्रिक बीमा पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन डज नॉट अप्लाई टू जीवन बीमा में, अग्नि बीमा में, जमा बीमा में या चोरी बीमा में। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रत्यासन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है क्या। तो इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब कोई बीमाकर्ता किसी बीमादार की नुकसान की भरपाई कर देता है यानी क्षतिपूर्ति कर देता है, तो ऐसे केस में बीमा की गई जो भी विषय वस्तु है उसका सभी अधिकार बीमाकर्ता का हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई मकान है, मकान का आपने अग्नि बीमा कराया, मकान में आग लग गई, आग लगने के बाद आपने क्षतिपूर्ति ले लिया, ठीक है। और इसके बाद अब आपके मकान का जो मलबा बचा है वो मलबा जो है अब आपका नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रत्यासन के सिद्धांत के अनुसार वो मलबा अब बीमा कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनी ने आपके नुकसान की तो भरपाई कर दी। अब जो बचा कुचा सामान बचा है उसका अधिकार अब बीमा कंपनी का हो जाएगा। लेकिन जीवन बीमा में प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लागू होता है, और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है इसी का एक सहायक सिद्धांत है बीमा के प्रत्यासन का सिद्धांत। तो जब क्षतिपूर्ति का नहीं लागू होगा तो ये भी नहीं लागू होगा। और क्षतिपूर्ति क्यों नहीं लागू होती है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। क्या तो नुकसान के बराबर क्षतिपूर्ति होगी या उससे कुछ कम होगी।
लेकिन जीवन अमूल्य होता है। जीवन का जब मूल्य ही नहीं पता है, अमूल्य है जीवन, तो क्षतिपूर्ति कैसे कोई करेगा? तो जीवन बीमा में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म काउजा प्रॉक्सिमा इम्प्लाइज दैट द लॉस मस्ट एराइज फ्रॉम। आसन्न कारण का निहितार्थ है कि हानि का उदय किस प्रकार से होना चाहिए? द नियरेस्ट प्लेस, एन एसर्टेनेबल सोर्स, द काज इंश्योर्ड अगेंस्ट, या फिर इनफॉर्सिन सोर्सेज। तो आसन्न कारण का सिद्धांत मेनली ये बताता है कि जिस जोखिम के विरुद्ध बीमा कराया गया है, यदि उसी कारण से नुकसान हुआ है, तब आपको बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि वो नुकसान आपका सीधे सीधे जिस जोखिम के अगेंस्ट बीमा कराया गया है, यदि उस जोखिम के कारण आपको नुकसान नहीं हो रहा है, किसी और कारण से आपको नुकसान हो गया, तो ऐसे केस में बीमा कंपनी आपको पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द काज इंश्योर्ड अगेंस्ट। इसका एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं। एक व्यक्ति ने एक्सीडेंटल बीमा कराया। अब उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहाँ पे इलाज करते समय उसे अचानक से एक संक्रामक बीमारी पकड़ ली। हालांकि एक्सीडेंट इतना नहीं हुआ था कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन संक्रामक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। तो ऐसे केस में वो व्यक्ति क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि उसने संक्रामक बीमारी से अपना जोखिम कवर नहीं कराया था, बीमा नहीं कराया था, बल्कि एक्सीडेंट के लिए कराया था। और एक्सीडेंट होते वक्त उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो तो बीमारी फैल जाने की वजह से मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे बीमा कंपनी आसन्न कारण को एक्सीडेंट नहीं मानेगी, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द फायर इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अग्नि बीमा में विद्यमान नहीं होता है? प्रत्यासन, विनियोग, प्रतिफल या क्षतिपूर्ति। तो देखिए, यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विनियोग। कभी भी अग्नि बीमा के दौरान व्यक्ति ये सोचकर बीमा नहीं कराता है कि हम विनियोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे विनियोग तत्व अग्नि बीमा में कभी भी नहीं होता है। तो देखिए, अग्नि बीमा में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? प्रत्यासन होता है, प्रतिफल होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है और निकटतम कारण होता है। विनियोग वास्तव में जीवन बीमा से संबंधित होता है। ठीक है, तो जीवन बीमा में यदि आ जाए विनियोग शब्द, तो वो आपका जीवन बीमा का तत्व माना जाएगा। जीवन बीमा व्यक्ति कराता है तो एक तो उसका मोटिव होता है कि उसको इंश्योरेंस भी मिल जाए, और बहुत सारे लोग इस मोटिव से भी जीवन बीमा लेते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, हमारा पैसा बढ़ेगा भी। अगला क्वेश्चन है, निर्यात जोखिम बीमा है एक प्रकार का दायित्व बीमा, संपत्ति बीमा, गारंटी बीमा या सामाजिक बीमा। तो देखिए, निर्यात जोखिम बीमा जो है एक गारंटी इंश्योरेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निर्यात जोखिम बीमा के लिए 15 जनवरी 1964 को निर्यात साख गारंटी निगम भी बनाया गया है, और ये भारत में निर्यात के लिए निर्यात ऋण की गारंटी आदि सुविधाएं भी प्रदान करता है। निर्यात साख गारंटी निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्बीमा से क्या तात्पर्य है? री इंश्योरेंस इम्प्लाइज केवल दोहरा बीमा, केवल एक बीमा पॉलिसी, माल के स्वामी द्वारा अपने माल का एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराना, या एक बीमा कंपनी का दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराना। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि री इंश्योरेंस में एक बीमा कंपनी अपने रिस्क को कम करने के लिए दूसरी कंपनी से बीमा करा लेती है। एक बीमा कंपनी जब दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराती है या अपने बीमा किए हुए धन का एक हिस्सा दूसरे कंपनी से कवर कराती है, तो इसे पुनर्बीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी एक वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? दोहरा बीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि हमेशा किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है, यदि यह वेतन या व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य नहीं है? तो देखिए, बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जो भी धनराशि प्राप्त होती है, यदि वो सैलरी या व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य नहीं होती है, तो ऐसे केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी अन्य स्रोतों से आय के हेड में टैक्सेबल होता है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत
नहीं लागू होता है। अभी हमने डिस्कस किया था लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं लागू होता है। अगला क्वेश्चन, बीमा एक अनुबंध है जहां एक पक्ष कुछ प्रतिफल के बदले दूसरे पक्ष को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह निम्न पर लागू नहीं होता है। फिर वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा है, ये जीवन बीमा पे लागू नहीं होगा। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को ही इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप से निम्नलिखित संदर्भ में नापा नहीं जा सकता है। तो बीमा योग्य हित को भी जीवन बीमा के केस में मापा नहीं जा सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट को जीवन बीमा में मापा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समर्पण मूल्य संबंधित है। सरेंडर वैल्यू इज रिलेटेड टू सामुद्रिक बीमा से, सामान्य बीमा से, जीवन बीमा से या अग्नि बीमा से। तो सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जब जीवन बीमा पॉलिसी को उसके पूर्ण होने के पहले ही समाप्त करने का प्रयास करता है या समाप्त करता है तो उसे जो भुगतान मिलता है उसे समर्पण मूल्य कहा जाता है, सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाए गए हैं और इसलिए कहीं कहीं रिपीट भी हो रहा है। निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद होना चाहिए? यानी बीमा कराने के बाद बीमा योग्य हित यदि नहीं भी है तो काम चलेगा, केवल बीमा कराते वक्त बीमा योग्य हित होना जरूरी है। तो ऐसा होता है जीवन बीमा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा प्रस्ताव में सही जन्म तिथि को दिखाना निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है? क्षतिपूर्ति, बीमा योग्य हित, प्रत्यासन या परम सद्भाव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परम सद्भाव के सिद्धांत के अनुसार जन्म तिथि को सही दिखाना, केवल जन्म तिथि नहीं बल्कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसे सही सही देना जरूरी होता है। इसी को परम सद्भाव का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कहा हुआ है, जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा है। कारण दिया हुआ है कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्य निर्धारित करना असंभव है। अब यहाँ पे कोड दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे यदि स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा है। तो ये क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा नहीं होता है क्योंकि जीवन अमूल्य होता है और अमूल्य चीज की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। तो ये कथन तो गलत है। अब देखते हैं कारण। कारण बता रहा है कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्य निर्धारित करना असंभव है। ये बात सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए गलत है, यानी कथन गलत है परंतु आर सही है, लेकिन रीजन जो दिया गया है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा लिया जाता है केवल जोखिम हेतु, केवल विनियोजन हेतु, न जोखिम न विनियोजन हेतु, या फिर जोखिम और विनियोजन दोनों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जीवन बीमा लेने वाला व्यक्ति दोनों ही नज़रिए से इसे लेता है। एक तो जोखिम को कवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए लेता है और साथ में विनियोजन का भी एक उद्देश्य होता है जीवन बीमा में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा पॉलिसी लेते समय ही होना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीवन बीमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय सामान्य बीमा निगम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आश्वासन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या चिकित्सा बीमा। तो आश्वासन शब्द का प्रयोग जीवन बीमा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जीवन बीमा निगम कब अस्तित्व में आया? 1 सितंबर 1956, 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1973 या 5 सितंबर 1960। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम यानी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसे कहते हैं, ये अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन IRDA अधिनियम 1999 का पूर्ववर्ती है? तो यहाँ देखिए IRDA अधिनियम कब बना था? 1999 में बना था। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसके पहले कौन सा नियम लागू था? बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, समुद्र बीमा अधिनियम 1963 या सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। तो IRDA एक्ट 1999 के पहले बीमा अधिनियम 1938 लागू था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है? सामान्य बीमा कंपनी, नई भारत आश्वासन कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या भारतीय जीवन बीमा निगम। तो देखिए यहाँ जीवन बीमा की बात कही गई है और इसमें केवल एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी काम करती है जिसका नाम भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुबंध जो किसी व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को किसी भी घटना के घटित होने पर सहमत राशि का भुगतान करने का वचन देता है, तकनीकी रूप से जाना जाता है। मृत्यु का कवरेज, जीवन बीमा, भविष्य के लिए बचत या भविष्य निधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जीवन बीमा, क्योंकि जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें किसी व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को किसी घटना के घटित होने पर एक पूर्व निर्धारित राशि जिस पर सहमति बनी हो उसे भुगतान करने का वचन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बीमा क्षेत्र के नियामक निम्न में से कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, MFI, IRDA या सेबी। तो बीमा क्षेत्र का नियामक भारत में जो है IRDA है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? हानि से सुरक्षा, कवरेज, दुरुपयोग की चेतावनी या वार्षिकी। तो देखिए बीमा क्षेत्र में हानि से सुरक्षा की बात आती है, कवरेज भी आता है, वार्षिकी भी आती है, लेकिन दुरुपयोग की चेतावनी इसमें नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा कंपनियां समय के एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि अपने ग्राहकों से एकत्र करती है, इसे क्या कहते हैं? किस्त, योगदान, प्रीमियम या EMI। तो देखिए बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों से समय समय पर जो एक निश्चित राशि लेती हैं उसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, बीमा प्रीमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीमा विभिन्न प्रकार के हैं? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दायित्व बीमा। कोड दिया है केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या सभी तीनों। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दायित्व बीमा तीनों ही विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इनके, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बीमांकित विज्ञान जुड़े हुए हैं? बीमा, बैंकिंग, सूक्ष्म वित्त या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देखिए बीमा के क्षेत्र में बीमांकित विज्ञान जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय के सभी वर्गों में लेन देन करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो जनरल इंश्योरेंस के व्यवसाय में सभी वर्गों में लेन देन करने वाली पहली कंपनी जो है इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IRDA में आर का अर्थ क्या है? रेगुलेशन, रेगुलेटरी, रिसर्च या रेट। तो यहाँ पे आर का अर्थ होता है रेगुलेटरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए, फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा के लिए, मशीन इंश्योरेंस के लिए या चिकित्सा बीमा के लिए। तो केवल इंश्योरेंस यदि कहा जाए
तो वो आमतौर पे जीवन बीमा के लिए ही माना जाता है। ठीक है ना, केवल इंश्योरेंस यदि कहा जाता है तो वो इम्प्लाइड होता है कि वो जीवन बीमा की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार देख लिया है। जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में नापा नहीं जा सकता है। अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, जीवन बीमा या फसल बीमा। तो बीमा योग्य हित यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट को जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस के केस में मौद्रिक रूप से मापा नहीं जा सकता है क्योंकि जीवन अमूल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समर्पण मूल्य संबंधित है, सरेंडर वैल्यू की बात हो रही है। तो ये जीवन बीमा से संबंधित होता है। जब कोई पॉलिसी जो है समय के पहले बंद कर दी जाती है तो ऐसे केस में जो पैसा वापस मिलता है वही समर्पण मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद होना जरूरी होता है। तो ये भी होता है जीवन बीमा के केस में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा लिया जाता है केवल जोखिम के लिए, केवल विनियोजन के लिए, न जोखिम न विनियोजन के लिए, या जोखिम एवं विनियोजन दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जीवन बीमा जोखिम को भी कवर करने के लिए लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा IRDA अधिनियम 1999 का पूर्ववर्ती है। यानी IRDA अधिनियम 1999 के पहले कौन सा अधिनियम लागू था। बीमा अधिनियम 1938, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम सद्भाव का सिद्धांत लागू होता है सभी प्रकार के बीमा में, केवल अग्नि बीमा में, केवल जीवन बीमा में, या केवल सामुद्रिक बीमा में। तो देखिए, परम सद्भाव का सिद्धांत जो है सभी प्रकार के बीमा में लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बीमा से आशय है केवल दोहरे बीमा से, एकल बीमा से, अस्थायी का एक से अधिक कंपनी द्वारा बीमा कराने से, या एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी से बीमा कराने से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराने पर इसे पुनर्बीमा कहा जाता है, री इंश्योरेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा निगम की स्थापना निम्न रूप में हुई थी। एक सरकारी कंपनी, एक सूत्रधारी कंपनी, एक सार्वजनिक निगम, या एक सहायक कंपनी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम को एक सार्वजनिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1948, 1956, 1934 या 1964। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 यानी 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षतिपूर्ति का एक प्रसंविदा है जीवन बीमा में, अग्नि एवं समुद्री बीमा में, अग्नि समुद्री एवं सामान्य बीमा में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, अग्नि समुद्री और सामान्य बीमा में। जीवन बीमा में ये लागू नहीं होता है और अग्नि समुद्री के साथ सामान्य बीमा में भी ये लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी हैं, उसे देखते हैं। ये क्वेश्चंस मिले जुले हैं, आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएंगे और कुछ सेकंड पेपर से भी रिलेटेड है। इनको अभी अलग अलग करने का समय नहीं मिल पाया है, आप ध्यान से देखें। विच इंश्योरेंस इज अ कैश वैल्यू पॉलिसी दैट प्रोवाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन बाई पेइंग लम सम डेथ बेनिफिट। तो इंडोमेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कैश वैल्यू पॉलिसी होती है जो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देती है और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो एक लम सम डेथ बेनिफिट उसमें आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंश्योरेंस पॉलिसी पे द एश्योर्ड सम ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड विच एवर इज अर्लियर। यानी ऐसा कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो एक एश्योर्ड सम प्रोवाइड करता है, निश्चित धन प्रोवाइड करता है, क्या तो पॉलिसी मैच्योर हो या फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दोनों में जो भी पहले हो उस समय यह राशि प्रोवाइड की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जितने पीरियड के लिए आप लेते हैं उतने पीरियड के दौरान यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर आपको पेमेंट कर दिया जाता है। यदि आप जीवित रह जाते हैं पॉलिसी के पीरियड के पूरा होने तक
तो जब पॉलिसी पूरी होती है उस डेट को आपको पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस कवर लॉस और डैमेज टू अ शिप एंड इन ट्रांजिट कार्गो ओवर द वाटर वे लैंड एंड एयर। यानी ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जो डैमेज या लॉस को कवर करता है एक शिप के, एक कार्गो के, चाहे वो पानी में हो, जमीन पे हो या हवा में हो। तो इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ पॉलिसी द प्रीमियम अमाउंट इज पेबल पीरियडिकली थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें आपको प्रीमियम जो है पीरियडिकली यानी समय समय पर पेमेंट करना पड़ता है अपने पूरे लाइफ में, पूरे लाइफ के दौरान आपको समय समय पर निर्धारित समय पे प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी, कन्वर्टेबल पॉलिसी या डबल इंडाउमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है उसमें आपको पीरियडिकली प्रीमियम को पेमेंट करना पड़ता है अपने पूरे जीवन काल में। अगला क्वेश्चन है, इज द क्लॉज और कंडीशन एडेड टू द बेसिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट एट द ऑप्शन ऑफ द पर्पज। यानी क्लॉज को क्या कहते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जोड़ दिया जाता है एडिशनल बेनिफिट के लिए, तो इसे कहा जाता है राइडर। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जो बेसिक प्लान होता है उसके बेनिफिट के अलावा कोई एडिशनल बेनिफिट जब दिया जाता है तो उस एडिशनल बेनिफिट को राइडर के रूप में दिया जाता है। किसी भी पॉलिसी में कई सारे राइडर हो सकते हैं और इन राइडर्स को चुनने की आज़ादी होती है कि कौन सा राइडर आपको एडिशनली लेना है और कौन सा राइडर आपको नहीं लेना है। आप अपनी बीमा पॉलिसी के बेसिक केवल फायदे को उठाना चाहते हैं तो बिना किसी एडिशनल राइडर के भी अपने जीवन बीमा पॉलिसी को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ असाइनर इन द पॉलिसी इज ट्रांसफर्ड टू द असाइनी विदाउट रिजर्वेशन टू द फार्मर। ऑप्शन ए है कंडीशनल असाइनमेंट, बी है एक्सेप्टेंस, सी है एब्सोल्यूट असाइनमेंट या डी है सबमिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द पॉलिसी बिफोर द एक्चुअल मैच्योरिटी। एक्चुअल मैच्योरिटी के पहले किसी पॉलिसी को राइट ऑफ करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरेंडर। ठीक है ना। यदि पॉलिसी को पूरा होने के पहले उसे राइट ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सरेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लॉज गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द कार्गो इंश्योरेंस। किसी कार्गो इंश्योरेंस में कौन सा ऐसा क्लॉज होता है जो डिस्क्रिप्शन देता है नेचर, एक्सटेंट और स्कोप के बारे में। तो कार्गो क्लॉज, हॉल क्लॉज, फ्रेट क्लॉज या लाइबिलिटी क्लॉज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कार्गो क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंच मार्ल क्लॉज इज आल्सो नोन एज ट्रांजिट क्लॉज, नेग्लिजेंस क्लॉज, स्टे क्लॉज या वेयर हाउस क्लॉज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेग्लिजेंस क्लॉज। नेग्लिजेंस क्लॉज को इंच मार्ल क्लॉज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लॉज इनेबल्स द इंश्योर्ड in trying to save the subject matter of insurance from any types of loss, sue and labor, running down clause, continuation clause या memorandum clause। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, sue and labor। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which clause relieves the insurer from paying small losses on perishable goods which are the subject matter of insurance। किस क्लॉज के अंतर्गत इंश्योरर को छोटे मोटे ऐसे लॉस पे करने नहीं पड़ते हैं जो पेरिसेबल गुड्स से रिलेटेड है। री इंश्योरेंस क्लॉज, वेवर क्लॉज, मेमोरेंडम क्लॉज या सीयू क्लॉज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा मेमोरेंडम क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ऑड वन आउट। नीचे में से एक अलग क्या है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, वॉइड पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, विथ प्रॉफिट पॉलिसी या टाइम पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विथ प्रॉफिट पॉलिसी। यह बाकी तीनों पॉलिसी से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ कंडीशन रिलेटिंग टू प्रीमियम।
निम्न में से प्रीमियम से संबंधित कंडीशन कौन सी नहीं है? प्रीमियम नोटिस, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, डेज ऑफ ग्रेस। तो देखिए प्रीमियम नोटिस, पेमेंट ऑफ प्रीमियम और डेज ऑफ ग्रेस ये तीनों प्रीमियम से रिलेटेड है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ रिस्क जो है ये पॉलिसी से रिलेटेड होता है, प्रीमियम से रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंश्योरेंस इज टू हेल्प बिजनेस टू सर्वाइव फ्रॉम द ब्लो ऑफ द लूजिंग द इम्पॉर्टेंट पर्सन? यानी कौन सा इंश्योरेंस ऐसा है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नुकसान होने पर बिजनेस को सरवाइव कराने में मदद करता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ऑर्डिनरी इंश्योरेंस या की मैन इंश्योरेंस? तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एक ऐसी पॉलिसी होती है जो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के बिजनेस से अलग होने पर या बिजनेस से चले जाने पर बिजनेस को सरवाइव करने में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ किसे माना जाता है? सर्टिफिकेट, पॉलिसी, रिसिप्ट या नन ऑफ द अबव? तो देखिए इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका प्रूफ माना जाता है पॉलिसी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1678, 1681, 1680, 1675। तो पहली बीमा कंपनी चालू हुई थी 1680 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी? भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, भारत इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या एम्पायर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड? अगस्त 1, 1956, नवंबर 1, 1956, सितंबर 1, 1956 या जनवरी 1, 1956? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, LIC। अगला क्वेश्चन है, इन इंश्योरेंस द कंसिडरेशन इज नोन एज मनी, फंड, रिटर्न और प्रीमियम? इंश्योरेंस में कंसिडरेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस? एक इंश्योरेंस में रिस्क को इवैल्यूएट करने का आधार क्या होता है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी या प्रोबेबिलिटी थ्योरी? तो देखिए रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है इंश्योरेंस में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिस्क आर अफेक्ट द होल सोसाइटी? फंडामेंटल रिस्क, नॉन फंडामेंटल रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क या डायनेमिक रिस्क? कौन सा ऐसा रिस्क है जो पूरे सोसाइटी को प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फंडामेंटल रिस्क। यह जो है पूरे सोसाइटी को प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, बोथ पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू डील इन अ गुड फेथ, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि इंश्योरेंस में दोनों पार्टीज जो है गुड फेथ के साथ डील करेंगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, इलेक्ट्रोडी, यूनिलैटरल, अबरजीमा फेडी, पर्सनल। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उबरजिमा फेडी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट दैट बेस्ड ऑन द स्पेक्यूलेशन इज नोन एज इंश्योरेंस, वैगरिंग, एश्योरेंस, नन ऑफ दीज? तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेक्यूलेशन पर आधारित हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैगरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगजीन इंश्योरेंस कवर्ड विच लॉसेज? मैगजीन इंश्योरेंस में किस लॉस को कवर किया जाता है? कार्गो, फ्रेट, वेसल और ऑल? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक मैगजीन इंश्योरेंस में कार्गो, फ्रेट और वेसल तीनों ही प्रकार के लॉस को कवर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, IRDA बेस्ड इन हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई?
IRDA कहाँ से बेस्ड है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। IRDA का हेड ऑफिस हैदराबाद में है। शुरू में ये दिल्ली में था, 2001 में इसे हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, सोशल डिवाइस, कोऑपरेटिव डिवाइस और ऑल। तो इंश्योरेंस को इन तीनों रूप में डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरेंडर ऑफ अ पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस और ऑल। तो देखो, सरेंडर जो है आपका मिसलेनियस इंश्योरेंस में नहीं किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन मिसलेनियस इंश्योरेंस में सरेंडर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द राइट ऑफ एन इंश्योरर टू रिफ्यूज एडमिटेंस ऑफ द क्लेम बाय द इंश्योर्ड? री इंश्योरेंस, आइडेमनिटी, रेपुडिएशन, ट्यूरियल वैल्यूएशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिप्यूडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्स इट अगेंस्ट फायर फॉर ₹75,000 with company A and ₹50,000 against with company B. It is an example of। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? डबल इंश्योरेंस का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बीमा कंपनियों से इन्होंने अपना बीमा कराया है, तो इसी को हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज प्रोवाइड द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है? यूनिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस, ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यूनिट बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस। किसी भी पॉलिसी में यानी यूनिट लिंक्ड या यूनिट बेस्ड जुड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसी है, क्योंकि जितनी भी यूनिट लिंक्ड पॉलिसी होती है वो शेयर मार्केट के ऊपर आधारित होती है, यानी उसमें जो पैसा मिलता है कंपनी को वो कंपनी शेयर मार्केट में लगाती है और शेयर मार्केट से उसकी जो कमाई होती है उसे अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो। तो किसी भी पॉलिसी में यदि यूनिट लिंक्ड लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिस्क इज द चांस ऑफ पेरिल, एक्सीडेंट, लॉस और इवेंट। तो रिस्क किसी इवेंट का चांस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिल में लीड टू रिस्क, लॉसेज, एक्सीडेंट, नन ऑफ दीज। पेरिल की वजह से लॉस हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, पर्टिकुलर रिस्क कैन आल्सो बी नोन एज पर्सनल, फंडामेंटल, प्योर और नन ऑफ दीज। तो किसी पर्टिकुलर रिस्क को आप पर्सनल रिस्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ लॉसेज ऑकर्स आउट ऑफ इंडिविजुअल इवेंट सच रिस्क आर नोन एज पर्टिकुलर, फंडामेंटल, प्योर और स्पेकुलेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर्टिकुलर। अगला क्वेश्चन है, विच रिस्क में रिजल्ट इन लॉस और गेन। कौन से रिस्क से लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है? तो ये होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, व्हेन फाइनेंशियल लॉस इज लाइकली टू ऑकर सच रिस्क नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पूछा गया है, ऐसे रिस्क जिसमें फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। 116, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज के बीच में सारे फैक्ट को डिस्क्लोज करने की बात कही जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली दोनों पार्टीज जो है अपने बारे में सभी मटेरियल फैक्ट को प्रकट करेंगी, छिपाएंगी नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, आइडेमनिटी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ व्हाट रेफर टू द शेयरिंग ऑफ लॉस एमंग को इंश्योरर्स, यानी किस सिद्धांत के अंतर्गत को इंश्योरर्स आपस में लॉस को शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कई इंश्योरर्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंश्योर्ड किए हुए हैं, ऐसे केस में कोई लॉस होने पे सभी लोग अपने शेयर के अनुसार कंट्रीब्यूशन करके लॉस को भरपाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरर्स इज लाइबल ओनली फॉर दोज लॉसेज विच आर मोस्ट क्लोजली काज्ड बाय द पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट, यानी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से यदि कोई लॉस होता है तभी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी जिस काज के लिए इंश्योरेंस हुआ है वही काज से यदि लॉस होता है तब इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को कहते हैं काउजा प्रॉक्सिमा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रपोजल फॉर ग्रुप इंश्योरेंस इज कॉल्ड, ग्रुप इंश्योरेंस के प्रपोजल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मास्टर प्रपोजल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीजीएस मीन्स, जीजीएस का मतलब क्या है। जीजीएस का मतलब होता है ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं एसीआर मीन्स, एसीआर का मीनिंग क्या होता है। एसीआर का मीनिंग होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है ना, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एमएचआर मीन्स, एमएचआर का मतलब क्या होता है। एमएचआर का मतलब होता है मोरल हजार्ड रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, स्वैच्छिक रूप से यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस को टर्मिनेट करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरेंडर ऑफ पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 द टोटल अमाउंट रिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम विल बी द व्हाट ऑफ सच पॉलिसीज, यानी किसी पॉलिसी के बदले में प्रीमियम के रूप में जो टोटल अमाउंट पेमेंट किया जा चुका है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पेड अप वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं एफपीआर रेफर्स टू, एफपीआर किसे कहते हैं। एफपीआर का मतलब होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है आरपीआर रेफर टू, आरपीआर किसे कहेंगे। आरपीआर का मतलब होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम का अमाउंट कैसे किस पर निर्भर होता है, तो ये निर्भर होता है एज ऑफ द इंश्योर्ड, यानी जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है उसकी एज पर यह निर्भर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 लो कास्ट पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज इज प्रोवाइडेड बाई, अपने कर्मचारियों को लो कास्ट की पॉलिसी प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, तो ये तरीका है ग्रुप इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 140 इन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ओपन पॉलिसी इज आल्सो नोन एज, ओपन पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है, अनवैल्यूड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 141 राइटिंग ऑफ द पॉलिसी बिफोर इट्स एक्चुअल मैच्योरिटी इज नोन एज, यदि किसी पॉलिसी के मैच्योरिटी के पहले उसे राइट ऑफ कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फोरक्लोजर। अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कवर मेनी पर्सन अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा इंश्योरेंस है जिसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ इंश्योर किया जाता है, तो इसे कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल मीन्स दैट मेक गुड और कंपनसेट द लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी, ठीक है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38 IRDA स्टैंड फॉर, IRDA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 IRDA एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, IRDA एक्ट कब पास हुआ था, ईयर 1999 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है हल इंश्योरेंस रिलेटेड इन द केस ऑफ बिल्डिंग लाइफ मशीन और शिप,
तो ये मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस HLB रेफर टू। लाइफ इंश्योरेंस में HLB का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अगला क्वेश्चन, ऑफ अ लाइफ पॉलिसी मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी टू अनदर वन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस पेड बाय द इंश्योर्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरर। यानी इंश्योर्ड पर्सन द्वारा पे किया गया अमाउंट क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम आर इंटेंडेड टू इंश्योर अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल टुगेदर। ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें व्यक्तियों के समूह को इंश्योर किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रुप इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू अ नंबर ऑफ पर्सन अंडर अ सिंगल पॉलिसी कॉल्ड। इसे कहते हैं मास्टर पॉलिसी। ठीक है, यानी एक मास्टर पॉलिसी बनती है और उस मास्टर पॉलिसी में ग्रुप के सभी सदस्यों का नाम दे दिया जाता है और इस तरीके से ग्रुप इंश्योरेंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक मीन्स वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बाय द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर द्वारा अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्वैच्छिक रूप से टर्मिनेट कर देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सरेंडर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, मरीन इंश्योरेंस एक्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन 1963। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस हल मीन्स दैट। मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा में हल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ शिप। ठीक है ना, जहाज का जो मेन बॉडी होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, उसे हल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इंश्योरेंस एक्ट वाज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? 1938 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विथ टू इंश्योरर इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। जब किसी संपत्ति को दो या दो से ज़्यादा इंश्योरर यानी दो से दो बीमा करने वाले व्यक्ति बीमा कर देते हैं तो इसे डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज हाईली अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन और सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट मीन्स सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोडक्ट थ्रू बैंकिंग फर्म। जब बैंकों के माध्यम से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो ये फॉर्म हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो जनरल इंश्योरेंस की स्थापना भारत में 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज फॉर्म्ड इन। इसका सही जवाब होगा 1972। 1972 में एक्ट बना जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, और 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच रिस्क में रिजल्ट इन लॉस और गेन। निम्न में से कौन सा ऐसा रिस्क है जिसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्युलेटिव रिस्क। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स अटमोस्ट गुड फेथ, सबऑर्गनेशन, मॉनेटरी इंटरेस्ट और आइडेमनिटी। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मॉनेटरी इंटरेस्ट, यानी किसी व्यक्ति ने यदि इंश्योरेंस कराया है किसी प्रॉपर्टी का तो उसका उस प्रॉपर्टी में कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को
प्रॉपरली सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्गेनाइजेशन किस मुख्य प्रिंसिपल का एक सब पार्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और इसी तरीके की और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।